अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट चुनाव का विजयी फॉर्मूला बनकर उभरा है। बिहार में भी सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगा है। आरजेडी की राह पर चलते हुए कांग्रेस ने बिहार में माई बहन मान योजना को लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अलग से वादा कर अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है? जब गठबंधन में साथ है तो कांग्रेस चुनावी वादे अकेले क्यों कर रही है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में आधी आबादी को लुभाने के लिए कांग्रेस ने एक योजना का ऐलान किया, माई बहन मान योजना। कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। कांग्रेस ने इस योजना के लाभ के लिए महिलाओं को रजिस्टर्ड करने का भी ऐलान किया है। साथ ही एक नंबर भी जारी किया गया है। बिहार की हमारी करोड़ों बहनों को जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही है, उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर कांग्रेस गठबंधन की यहां पर सरकार बनने के बाद हर महीना पहली तारीख हर बहन के बैंक खाते में 2500 रुपया देने का हमारी गारंटी है। कांग्रेस की ओर से यह भी घोषणा की गई है कि इस योजना का लाभ किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय की महिलाएं ले सकती हैं। हूबहू तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की तरह कांग्रेस ने चुनावी दांव खेला है, पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत कर्नाटक में पहले ही कर दी थी। यह योजना महागठबंधन की संयुक्त योजना है। अब अलग अलग, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग हम लोग 6 पार्टनर है, 6 पार्टनर जो है अपना अपना हिसाब से इसको अब प्रचार प्रसार करेंगे। उसमें आपको जरा सा भी शंका नहीं रखनी। कांग्रेस की तरफ से जारी इस पोस्टर में आरजेडी का नाम और निशान नहीं है, जबकि ये योजना गठबंधन की तरफ से लागू करने का वादा किया जा रहा है। इस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। यह योजना सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से शुरू किया और कर्नाटक में अभी हम लोगों ने इसको बड़ी ताकत से इसको चला रहे हैं। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शानदार कार्यकाल, महिला सशक्तिकरण के जो ये बेहतरीन 20 वर्ष हैं, इनकी जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, उसके सामने इन झूठे वायदों को कौन स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? दरअसल दोनों दल स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्या बताएंगे ये कि दोनों दल 25-25 रुपए बिहार की जनता को अलग अलग देंगे? इस गारंटी को, इस घोषणा को अमलजामा बनाने के लिए वो भी गांव और कस्बों में जाकर के इस बातों को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी घटक दलों को जिन्होंने इस गारंटी को, इस घोषणा को साथ लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन के दूसरे दलों की गैर मौजूदगी कई सवाल भी खड़े कर रही है। अगर ये योजना गठबंधन का फैसला है तो आरजेडी की तरफ से पीसी में कोई शामिल क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस कर्नाटक की योजना का उदाहरण क्यों दे रही है? क्या तेजस्वी की योजना का क्रेडिट लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? और अलग से वादा कर कांग्रेस क्या अलग पहचान बनाना चाहती है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रविएस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और वहीं बिहार में बिहारी बनाम बाहरी की सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार में लगातार पोस्टर वॉर भी जारी है। इस पर आरजेडी ने पोस्टर वॉर लगाकर एक बार फिर से पोस्टर चिपकाकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर निशाना साध दिया है। पोस्टर में तेजस्वी को असली बिहारी बता दिया गया तो चिराग को बाहरी बता दिया गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये मुहावरा आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अब इसका इस्तेमाल आरजेडी ने किया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए। आरजेडी का आरोप है कि चिराग पासवान मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि उन्हें सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आरजेडी ने ये भी दावा किया कि तेजस्वी यादव असली बिहारी हैं, जबकि चिराग पासवान बाहरी हैं।
करने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ देखिए एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि तेजस्वी है शुद्ध देसी बिहारी, बाकी तो ये है बाहरी। यानी कि इशारा जो है वो चिराग पासवान पे साधा गया है और चिराग को जो है वो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं उनकी तरफ से फूंक दी जा रही है, चिराग जलाने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्टर पर एलजेपी-आरवी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि 2025 का नतीजा आने के बाद आरजेडी के पास आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर कम पड़ जाएंगे। और खुद को बिहारी बता रहे हैं, देशी बताने वाले तेजस्वी यादव जी बिहार का बात सोचते हैं कि अपने परिवार के लिए काम करते हैं, तो बिहार और परिवार में उनको फर्क नहीं समझ में आता है और बिहारी मिट्टी की बात करते हैं, उसी मिट्टी का घोटाला करते हैं। इस बार 2025 का परिणाम आने दीजिए, टिश्यू पेपर कम पड़ जाएगा तेजस्वी जी के आंसू पोंछने के लिए आप आरजेडी के लोगों को। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कौन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है और किसे सीएम की गद्दी मिलेगी, ये तो जनता को तय करना है। पर चुनाव से पहले बिहार में सीएम पद को लेकर पोस्टर वॉर परवान पर है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल कि क्या भारत नेपाल सीमा पर बड़ी साजिश हो रही है? दरअसल भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में इन दिनों दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि बदलकर नेपाली नागरिकों का महज 3 से 10,000 रुपए में आधार कार्ड बना देते हैं, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। और इससे समझ आता है कि यहां पर एक बड़ी साजिश हो रही है। भारत नेपाल सीमा पर दोहरी नागरिकता का खेल। फर्जी तरीके से ली जा रही भारत की नागरिकता 3 से 10,000 में बन जा रहे फर्जी आधार कार्ड। भारत नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां से आने जाने के लिए दोनों देशों के नागरिकों को किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही सहूलियत भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में इन दिनों दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि बदलकर नेपाली नागरिकों का महज 3 से 10,000 रुपये में आधार कार्ड बना दे रहे हैं, वो भी बिना किसी दस्तावेज की। पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली है कि रक्सौल और रामगढ़वा इलाके में कई साइबर कैफे हैं जो पैसे लेकर अवैध रूप से भारतीय आधार कार्ड बनवा रहे हैं और यहाँ की नागरिकता भी दिलवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नेपाल के कई संगठन वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाली नागरिकता दिलवा रहे हैं। नेपाली नागरिकता मिलने के बाद बांग्लादेशी नागरिक भारत में आसानी से आ जा रहे हैं। रक्सौल इमिग्रेशन विभाग ने पिछले साल ही एक बांग्लादेशी नागरिक को अरेस्ट किया। पूछताछ में दोहरी नागरिकता का खुलासा हुआ। आइए जान लेते हैं कि कब कब ऐसे मामले सामने आए। 23 अप्रैल 2024 को आया था पहला मामला। रक्सौल से नेपाली नागरिक को पकड़ा गया। 14 जुलाई 2024 को आया था दूसरा मामला, जब रक्सौल में ही एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया। तीसरा मामला मोतिहारी से सामने आया, जब होटल में छुपकर रह रहे दक्षिण कोरिया का नागरिक गिरफ्तार किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी जैसे संगठनों के सदस्य भी नेपाल और भारत की नागरिकता ले चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि दोहरी नागरिकता का ये कैसा खेल चल रहा है? क्या दोहरी नागरिकता के जरिए रची जा रही है बड़ी साजिश? क्या दोहरी नागरिकता के पीछे आतंकी संगठन है? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार की रिपोर्ट।
और बिहार के नेता इस दौरान एक बड़ी मांग कर रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सहित कई नेताओं ने बिहार के स्कूल और मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग कर दी है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा अभियान जिसने पाकिस्तान और आतंकियों के होश ठिकाने ला दिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की सेना ने पहलगाम में मारे गए बेगुनाहों की मौत का बदला लिया। अब बिहार के स्कूल और मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठने लगी है। चाहते हैं कि बिहार के हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए पढ़ाई जानी चाहिए हर स्कूल में। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा ने भी बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू की मांग का समर्थन किया है। का हर नागरिक यह चाहता है, उसकी अपेक्षा है कि सच को सच जानना चाहिए। तो नई पीढ़ी इस देश के प्रति उसमें लगाव तो है ही, और लगाव को और मजबूतीकरण मिले तो इस दिशा में अगर कोई कदम शिक्षा विभाग उठाता है तो ये शिक्षा विभाग का प्रभावी कार्रवाई होगा। वहीं आरजेडी ने नीरज कुमार बबलू की मांग पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पहले बीजेपी विवादित बयान देने वाले अपने मध्य प्रदेश के मंत्री पर कार्रवाई करे, फिर इस तरह की बात करे। सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर की बात रखने से पहले अपने मंत्रियों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने तय किया है कि प्रदेश के सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब बिहार में भी इसकी मांग तेज हो गई है, जिस पर सियासत खूब हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बाबा बागेश्वर की होगी। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुजफ्फरपुर में हनुमंत कथा सुनाई, जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान तो किया, लेकिन बिहार की धरती से पाकिस्तान को भी ललकारा। बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को क्या खुली चुनौती दी है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर से बाबा बागेश्वर ने हुंकार भरी है। बाबा बागेश्वर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर तो केवल झांकी है, अभी हल्दी मेहंदी बाकी है। हमारी भारत की सेना ने उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारा। अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि काम हम घर में पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को, है 9 जगह उड़ गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या होगा? बाबा बागेश्वर ने न सिर्फ पाकिस्तान को चेताया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के मददगार और मित्र देश चीन पर भी तंज कसा है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। अच्छा देखो पाकिस्तान कितना पगला है। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो चाइना की मिसाइलों पे भरोसा करते हैं। इतना पागल है पाकिस्तान भैया, लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र बनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने खुले मंच से कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और मुजफ्फरपुर के पागलों, तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बिहार की धरती से बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प दोहराया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से बिहार में दूसरा जन्म लेने की अपनी इच्छा जाहिर की। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए डेलीगेशन रवाना होने लगे हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ।
प्रतिनिधि मंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करने वाला है। और ये तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में, वो सब तो कुछ बचा नहीं। पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब करेंगे। सभी दलों के सभी, चूंकि ये राष्ट्र के मुद्दे पर सभी दल एक हैं, पूरा देश एक है, इसलिए सभी दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर जा रहा है और वो वहाँ के पूरे जो आतंकवादी गतिविधि जो यहाँ चलाया जा रहा है उसके बारे में तथ्यों से सभी देश को अवगत कराया जाएगा। और वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया और कहा कि तेजस्वी यादव किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी मंच पर बात या बहस करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं खुले मन से और आप लोगों के मंच से, खुले मंच पर इस बिहार के किसी भी क्षेत्र और भूमि पर तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं कि जिस विषय पर उनको बहस करनी है वो तैयार हो। तेजस्वी यादव से हमारा कोई एक जिला अध्यक्ष से भी किसी विषयों पर चुनौती देकर, विषयों पर बात कर, उनकी क्षमता नहीं है कि उनको पराजित कर सके। कि आज विकास के मुद्दे पर या बिहार के किसी भी मुद्दे पर आज चुनौती मैं तेजस्वी जी को देना हूं, जहां चर्चा करना है। और देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए ये सौगात है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इसमें गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे जंक्शन भी शामिल है, जिसे अब एक आधुनिक और मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। थावे जंक्शन को चारों तरफ से मधुबनी पेंटिंग और थावे भवानी की धार्मिक झलकियों से सजा दिया गया है। स्टेशन परिसर को स्वच्छ, सुंदर, यात्रियों के लिए अनुकूल बना दिया गया है। अब यहां पर यात्रियों को बेहतर बैठने की सुविधा मिलेगी, शुद्ध पेयजल के साथ ही स्वच्छ शौचालय मिलेगा, डिजिटल डिस्प्ले और वेटिंग एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी। मैंने पहले तो मतलब कि एकदम बेकार था, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब से मोदी सरकार आए हैं, मोदी जी, तब से मैंने इसका बहुत डेवलप हुआ है। कहने का मतलब है कि जितना भी कलाकृति देख रहे हैं आप, सब थावे की भवानी जी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं। पहले सुविधा नहीं थी, अभी अच्छा पार्किंग भी बन गया है। अच्छा से काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी यहाँ पे, लेकिन अभी सब बढ़िया है। पहले से बहुत अच्छा हो गया है। बस पहले लाइट उतना ही मिलती थी, गंदगी थी, सफाई भी उतना अच्छा नहीं रहता था। अभी तो काफ़ी बदलाव है। योजना के तहत शामिल किया जाए
और हमारी भारत सरकार ने उसको शामिल भी किया और उसका काम भी प्रारंभ हुआ। उसके सौंदर्यीकरण का काम वहाँ और भी जितनी चीज़ों की आवश्यकता है सबका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जितने अमृत भारत स्टेशनों के तहत काम हो रहे थे उसका उद्घाटन 22 मई को करेंगे। और वहीं अमृत योजना के तहत भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी कल ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि से पीरपैंती रेलवे स्टेशन को बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। ऐसे में यात्रियों को यहां पर अब बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। स्टेशन की तस्वीर बदलने से स्थानीय लोग बेहद उत्साहित दिखे। स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से तस्वीर बदली है तो यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं हम जान लेते हैं। क्या तस्वीर थी, अब क्या हो गई है? निश्चित तौर पर मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि पीरपैंती को अमृत स्टेशन में शामिल करने के लिए, पीरपैंती को 18 करोड़ 93 लाख रुपया देने के लिए इसका तस्वीर निश्चित तौर पर बदल गया। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा यहाँ का फोटो और वीडियो कुछ दिन पूर्व शेयर किया गया है। जल्द ही प्रधानमंत्री जी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ मैं अपने माननीय सांसद को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके कार्यकाल में ये सारी विकास के काम हो रही है। खुश हैं? निश्चित तौर पर हम ही नहीं, हमारे पूरे पीरपैंती के वासी बहुत ही खुश है और इस तरह का विकास के लिए मोदी जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए किस तरह से अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद जो पीरपैंती स्टेशन की तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है और लोगों को जाहिर सी बात है कि इसकी सुविधा भी जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का वर्चुअल मोड में उद्घाटन करने वाले हैं। स्थानीय लोग खुश हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए आगे बढ़ते हुए जहानाबाद से आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। नौरू गांव में जमकर बवाल हुआ है। अतिक्रमण करने वालों ने पथराव किया। प्रशासन की जेसीबी को क्षतिग्रस्त किया गया है। जेसीबी पर पथराव किया गया। एक युवक का सर भी फटा है। सदर अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया है। सीओ ने अतिक्रमण हटाने और प्रशासन पर हमले से इनकार किया। हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए यही वो युवक है पथराव में जिसका सर फटा है। जेसीबी को क्षतिग्रस्त किया गया। युवक का सर फटा, अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया है। जैसे हम दुकान पे बैठे हुए थे सर, तो अतिक्रमण वाला है ना तो सब वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा था, पुलिस प्रशासन सब था, तो वही हम दुकान पर से देख रहे थे। तो उतना ही में उन लोग पूरा ढेला रोड़ाबाजी करने लगा, ढेला चलाने लगा। तो हम दुकान पर थे तो लोग पूरा पुलिस प्रशासन के मारने लगा। जेसी वाला का तो बहुत ईटा मारा सब लोग, तो लोग भाग गया। फिर इधर आके गरियते मेरा दुकान पीटा 2-3 बार चलाने लगा। तो ईटा चलाया दुकान पे, तो हम दुकान बंद करके अंदर भाग गए। तो अंदर आए तो उसे में पूरा दौड़ के आया, पूरा गाड़ी उड़ी देने लगा, पकड़ के बाहर लाया और रोड से मारा माथा पे। कौन लोग? आज तो हम नहीं थे सर, हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपको नोटिस मिला है? हाँ सर, नोटिस मिला है। वहाँ एक्चुअली हुआ यह था कि दो पार्टी जिनके द्वारा पहले शिकायत किया गया था, उन लोगों के बीच में आपसी ही मतभेद हुआ और आपसी लड़ाई वहाँ पर हुआ था। अतिक्रमण हटाने का आज वहाँ पे डेट निर्धारित नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जेसीबी, लेकिन हाँ जब जा रही थी तो उनके द्वारा एक पथराव मतलब किया गया था, पर वो आपसी पर वो आपसी ज्यादा मतभेद था। और बिहार में परीक्षा हो और वो सुर्खियों में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में एग्जाम हुआ और फिर जमकर बवाल भी हुआ। दरअसल कॉलेज में स्नातक मिड टर्म की परीक्षा टॉर्च की रोशनी में कराई गई। बच्चों को टॉर्च की रोशनी में एग्जाम देता देख विधायक रश्मि वर्मा भड़क उठी। विधायक ने बताया कि टीपी वर्मा कॉलेज में नियमों की लगातार अवहेलना हो रही है। असुविधाओं की वजह से बच्चों को परेशान होना पड़ता है। तो मुझे देख के ताज्जुब लगा कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल से रोशनी में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फिर मैं सोचा कि मैं इसके बाद मैं बच्चों से बात करूँ। उन्होंने कल ही बता दिया था कि मैं आ रही हूँ आप लोग से मिलने के लिए, आप लोग रुकिएगा।
खबर भी करा दिया गया था। एग्ज़ाम के बाद मुझे बात करनी थी, तब तक तो मैंने ये तमाशा देखा, मैंने उसको वीडियो करवाया। उसके बाद वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के 2 फैकल्टी भी थे, उनके सामने सारी चीज़ें हो रही थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने मोबाइल, पहली बात तो यह कि मोबाइल गया कैसे, एग्ज़ाम के टाइम में मोबाइल अंदर गया क्यों, और दूसरा वो बिजली की क्यों नहीं व्यवस्था थी, जबकि यहाँ पर जनरेटर है। और एक बार फिर आप पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। जी हां, बिहार में सुधा दूध के दामों में बढ़ोतरी का फैसला हो गया है। कल से दूध के दाम बढ़ जाएंगे। दूध के दाम में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। फुल क्रीम दूध की कीमत की बात की जाए तो 62 की बजाय 65 रुपए, सुधा शक्ति प्रति लीटर 55 की जगह 57 रुपए में आपको मिलेगा। गाय के दूध की कीमत की बात हो तो ये 52 की बजाय 54 रुपए में आपको अब मिल सकेगा। हालांकि लोगों का कहना है कि दूध के दाम नहीं बढ़ते तो ज्यादा बेहतर होता। सुधा ने दूध के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अलग अलग जो सुधा के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग क्वालिटी के जो दूध है, उस पर लगभग 2 से 3 रुपए तक का इजाफा किया है सुधा ने, और कल से यह लागू हो जाएगा। सबसे पहले हम फुल क्रीम की बात कर लें तो 62 की बजाय 65 रुपए में मिलेगा। सुधा शक्ति प्रति लीटर जो 55 रुपए मिलता था वो 57 रुपए मिलेगा। गाय की दूध की कीमत 52 की बजाय 54 रुपए होगी, और यह जो कीमत है वो कल से लागू होगी। और देखिए, इस वक्त हम सुधा के काउंटर पर हैं, जहां पर लोग रोजाना दूध खरीदने आते हैं। आज तो पुराने दर पर आपने दूध लिया, लेकिन कल से इजाफा हो जाएगा। देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि सब चीज़ का प्राइस फिक्स रहे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बढ़ ही रहा है। होपफुली मे बी दे विल रिकंसिडर, अगर प्राइस थोड़ा कम कर दे तो ही बेटर है। जनरल पब्लिक को तो प्रॉब्लम होता ही है थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ने पे। 2 से 3 रुपए का इजाफा हो रहा है। वो धीरे धीरे करते हैं, 5 रुपए 10 रुपए धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो वी आर होपिंग कि वो लोग रिकंसिडर करके प्राइस कम ही कर दें। कितना इजाफा हुआ है? अलग अलग 2 से 3 रुपए हर दूध पे इजाफा हुआ है। गोल्ड और सुधा शक्ति? हाँ, गोल्ड और सुधा शक्ति सब पे। अभी गोल्ड का 62 है, वो 66 हो जाएगा, और अभी शक्ति का 55 है, वो 57 हो जाएगा, और गाय वाला 52 का है, वो 54 हो जाएगा 1-1 लीटर वाला, और बाकी आधा किलो में 1-1 रुपया बढ़ रहा है बस। तो देखिए, दाम में इजाफा किया गया है और कल से यह लागू कर दिया जाएगा। तकरीबन 2 से 3 रुपए अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उन पर इजाफा किया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। महागठबंधन की लड़ाई क्रेडिट पर क्यों आई? माई बहन पर घमासान, किसका नुकसान? कांग्रेस को छोटा भाई बनना अब मंजूर नहीं। कांग्रेस की अपनी पहचान से कौन परेशान? देखिए आज रात 7:50 पर बहस बिहार की। और फिलहाल इस बुलेटिन में